सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। हेलो दोस्तों, 3 अप्रैल है आज। तो 3 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे, फ्रांस ने पूरे देश में कितने हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा दिया? ऑप्शन आपके पास 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए या फिर 3 हफ्ते के लिए। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हमारे भारत देश में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं यहाँ पे कोरोना के मामले। इसको देखते हुए महाराष्ट्र के सीएम श्री उद्धव ठाकरे जी ने यहाँ पे चेतावनी दी है कि हम सख्त निर्णय लेने को तैयार अब हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट कहने का मतलब उनका सीधा सा एक टारगेट यहाँ पे अब दिख रहा है कि अब लॉकडाउन वहां पे लग सकता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज लिफ्टेड द बैन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड्स एंड गुड्स विद इंडिया। ऑप्शन आपके पास चीनी, कपास और सूत, नमक, नमक लिखा है, सॉरी नमक है ये, नमक, नमक, दाल और चावल, तेल, रत्न और आभूषण, और साथ ही साथ में लोहा, इस्पात और फल। चलिए इसका आंसर दीजिए आप कमेंट में। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ में आपसे एक और निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? चलिए इसका आंसर है चीनी, कपास और सूत। इमरान खान की सरकार में आर्थिक मामलों से जुड़ी कमेटी द्वारा मंजूरी देने के बाद पाकिस्तान जून 2021 तक भारत से कपास का आयात करेगा। अभी यहाँ पे पाकिस्तान ने एक और यहाँ पे छोटी सी धमकी टाइप की दी थी कि धारा 370 जो कश्मीर में लगी थी उसको हटा दिया गया है, उसके वजह से हमारे और भारत के संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे, ऐसा उन्होंने एक छोटी सी गीदड़ भपकी दी थी। परंतु उसके बाद फिर यहाँ पे उनको लगा कि भाई अब हमारे पास समस्या बनी, क्योंकि हमारे यहाँ से चीनी जाती है पाकिस्तान में, वो चीनी का पूरा पूरा लगभग 80% जो आयात होता है वो हम हमारे भारत की तरफ से होता है। मतलब कहने का मतलब ये कि चीनी पूरी तरह से हमारे भारत से ही जाती है पाकिस्तान में, और उसकी आपूर्ति वहां पे हुआ करती है। भारत वाघा के रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने पाक, पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट बंद कर दिया था। तो ये वही चीज जो आपको मैंने बताई कि धारा 370 हटने के बाद पता नहीं क्यों हमारे देश में जो भी हो रहा है उसको देखते हुए पाकिस्तान यहाँ पे चढ़ा हुआ था कि आपने जम्मू कश्मीर में धारा 370 क्यों अलग कर दी। इसको देखते हुए पाकिस्तान ने थोड़ा सा अपना रोना रोया और कहते हुए किया कि भाई हम आपसे जो कपास लिया करते थे वो हम बंद कर देंगे, और साथ ही साथ में चीनी और सूत की बात भी करी थी। परंतु अब यहाँ पे उनसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा हो, क्योंकि कमी तो है, होगी ही, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा हम सप्लाई करा करते हैं। इसको देखते हुए जून 2021 तक वापस ये इंपोर्ट करेंगे। साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? विच वेटरन एक्टर ऑफ द साउथ सिनेमा हैज बीन अनाउंस्ड टू बी अवॉर्डेड द 51 दादा साहब फाल्के अवार्ड? ऑप्शन है आपके पास चिरंजीवी, रजनीकांत, प्रभास या फिर प्रकाश राज। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। दोस्तों मेरा नाम है ऋतुराज और आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? चलिए इसका बताना है आपको आंसर, कौन सा वो अभिनेता है। चलिए इसका आंसर है रजनीकांत। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा की, जिसमें रजनीकांत को सिलेक्ट किया गया कि भाई 2021 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो रजनीकांत को दिया जाना है। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे जाएंगे। रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में ही अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली तमिल फिल्म अपूर्वा रागन गाल थी।
यह पुरस्कार किसी विशेष व्यक्ति को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। एक और चीज आपको बता दूं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर निम्न में से कब तक कर दिया गया है? The income tax department has extended the deadline for linking PAN card with Aadhaar from 31st March till which of the following? ऑप्शन है आपके पास 1 जुलाई, 15 अगस्त, 30 जून या फिर 25 जून। चलिए इसका आंसर दीजिए। आयकर विभाग ने आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है, 31 मार्च से आगे बढ़ा दिया। आपको बताना है कब तक के लिए कर दिया गया है। चलिए इसका आंसर है 30 जून। 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आधार से पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 जून कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब सरकार ने इसकी समय सीमा को बढ़ाया है। इसके पहले भी कई बार हो चुका है, क्योंकि हर बार लगता है इनकम टैक्स हो के नहीं हो पा रहा है या लोग नहीं कर रहे हैं। लोगों में अभी भी कुछ डर महसूस है, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी नोटबंदी के टाइम पे, उसके बाद फिर जीएसटी के टाइम पे। तो लोगों का सरकार की तरफ से भरोसा उठ गया है। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आधार और पैन हमारा जोड़ देंगे तो पता नहीं कल के दिन क्या करेंगे, हमारे पैसों पे सैन ना लगा ले सरकार, कुछ ना कुछ टैक्स लगा के फिर कटौती ना करने लगे। तो इसको देखते हुए कि बहुत से लोगों में अभी भी डर महसूस है। और साथ ही साथ में एक कारण ये भी है, जागरूकता लोगों को नहीं है। लोगों के पास प्रॉपर जानकारी भी नहीं है इसके बारे में कि ऐसा कुछ होना है। क्योंकि आज आप देखते हैं न्यूज़पेपर में तो सिर्फ चुनाव की और बीजेपी सरकार की, और कहीं अभी तो ये ठीक है, नहीं तो फिर चाइना की और भारत की, सिर्फ यही न्यूज़ चला करती थी और कुछ नहीं। जो काम की चीज़ है इसके ऊपर सरकार जो है एडवर्टीजमेंट भी नहीं करती है। अगर चाहती है कि भाई इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले तो न्यूज़पेपर वगैरह में इसका एडवर्टीजमेंट कर सकती है कि भाई ये आपके लिए डेडलाइन है, इसको आपको बढ़ाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। चलिए, कोरोना वायरस महामारी के चलते हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने इसकी समय सीमा को आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अंडर द प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव्स पीएलआई स्कीम? चलिए इसका आंसर दीजिए। 15,900 करोड़ रुपए, 20,900 करोड़ रुपए, 12,900 करोड़ रुपए या फिर 10,900 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? चलिए इसका आंसर है 10,900 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी, जिससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही इससे उपभोक्ता को मूल्य वर्धित उत्पादों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर को अनुमान से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? आपको बताना है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसको बोला जाता है की वृद्धि दर अनुमानित कितनी कर दी गई है, कितना प्रतिशत बढ़ने वाली है। वर्ल्ड बैंक हैज इंक्रीज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट या ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021 to 20 to what percentage? 15.1%, 10.1%, 7.1% या फिर 15.1%? चलिए इसका आंसर है 10.1%। 10.1% करिए। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट पहले 5.4% रहने का अनुमान लगाया था, जिसे बढ़ाकर अब 10.1% कर दिया गया है। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस की वजह से हालांकि जीडीपी ग्रोथ के मामले में अनिश्चितता कायम रखने की आशंका भी जताई है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि 10.1 ही हो सकती है, ऑब्वियसली यहाँ पे कम ही होगी, क्योंकि अभी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि फिर से वापस लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है, या लॉकडाउन नहीं भी होगा तो जो प्रतिबंध जो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ने वाले हैं,
प्रतिबंध बढ़ने वाला है, उससे नुकसान होने वाला है। आज भी जैसे कि बात करते हैं, शादियों का सीजन आने वाला है, शादियों के सीजन में 50-50 की यहाँ पे लिमिट कर दी गई है कि भाई आप अपने मेहमानों को 50 से ज्यादा नहीं बुला सकते। इसका सीधा सा असर किस पे पड़ रहा है? जो टेंट व्यवसायी हैं उन पर असर पड़ रहा है, शादी के जो कार्ड छापा करते हैं उन पर असर पड़ रहा है, शादी के कार्ड व्यापारी जो हैं उन पर असर पड़ रहा है, और साथ ही साथ में जो शादी से संबंधित हलवाई होते हैं जो खाना बनाते हैं, केटर्स हो गए, और साथ ही साथ में डेकोरेशन वाले हो गए। तो कुल मिला के शादी से संबंधित, क्योंकि ये एक सीजन होता है, जैसे कि अभी सीजन चालू हो रहा है शादियों को, इस सीजन में ये लोग जो होते हैं ये साल भर की कमाई इकट्ठी करके रख लेते हैं, क्योंकि साल भर तो कार्ड छपते नहीं है, साल भर तो शादियां होती नहीं है। तो यहाँ पे ये सीजन उनका मारा जा रहा है, इससे वो बहुत ज्यादा परेशान है, और शायद इसी वजह से जीडीपी हमारी और कम हो सकती है। रिपोर्ट में देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के बाद अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार को सिर्फ चुनाव कराने की फुर्सत है और बाकी कुछ नहीं। हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज प्रोवाइडेड अ ग्रांट इन एड ऑफ 800 करोड़ नेपालीज रुपीज टू नेपाल अंडर अ मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग MOU? ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या फिर रूस। चलिए इसका आंसर दीजिए भाई। हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए देने का अनुदान सहायता प्रदान की है? चलिए इसका आंसर है भारत। भारत ने सहायता प्रदान की है। नेपाल के तेराई प्रांत में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत नेपाल को 800 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इन तराई सड़कों की हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है, और यह भारत नेपाल सीमा के साथ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर स्थित प्रमुख कस्बों को भी जोड़ा करता है। इस परियोजना को भारत सरकार के वित्त पोषण और नेपाली कार्यान्वयन की सरकार के तहत लागू किया गया है। चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीति सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 25 year strategic cooperation agreement has been signed between the China and which country? ईरान, नेपाल, जापान और भारत। चलिए इसका आंसर दीजिए। चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? चलिए इसका आंसर है ईरान। चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है, और ऊर्जा, उद्योग, परिवहन सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिजाइन स्थापित करने में मदद करेगा। इस समझौते में राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति के विभिन्न पहलू और घटक शामिल भी रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा दिया? ये वही क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था। हाउ मेनी वीक्स हैज द फ्रांस प्रेसिडेंट एम्यूनल मैक्रोन इम्पोज अ लॉकडाउन ऑन द होल कंट्री इन व्यू द थ्रेट ऑफ कोरोना? ऑप्शन है आपके पास 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता या फिर 3 हफ्ता। चलिए इसका आंसर दीजिए। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रोन ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा दिया है? चलिए इसका आंसर है 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि स्कूलों को कम से कम 3 हफ्तों के लिए बंद किया जाए। लॉकडाउन का यह फैसला उस समय लिया गया जब फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। 4 हफ्तों तक लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सामान की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। दोस्तों ये तो हमने देख लिया 3 नंबर के करंट अफेयर्स के क्विज हमने देख लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ चेंजेस हो इस वीडियो में या आने वाली क्लासों में, तो प्लीज निसंकोच होकर कमेंट में आप बताइए अपने सुझाव, उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू।